इस लेक्चर में हम लोग बेरोजगारी और बेरोजगारी के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। किसी भी देश की मैक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकॉनमी में बेरोजगारी और रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है और इसको देश के विकास से और देश की समृद्धता से, देश की ग्रोथ से इसका बड़ा गहरा संबंध है। अगर उत्पादन के साधनों को उत्पादन करने का अवसर मिल जाता है और उसका भुगतान मिल जाता है तो उसे हम बेरोजगार नहीं कह सकते, उसको रोजगार में मानेंगे। लेकिन अगर अवसर नहीं मिलता तो वो बेरोजगार हो जाता है। हम लोग ज़्यादातर लेबर की बेरोजगारी की बात करते हैं, आदमी बेकार है, लेकिन भूमि भी बेकार होती है, बेरोजगार होती है, पूंजी भी बेरोजगार होती है, लेकिन हम लोग उसको इस तरह से नहीं इस्तेमाल करते। उत्पादन के सभी साधन जिनसे उत्पादन किया जाता है, अगर उत्पादन में लगे होते हैं तो वो रोजगार में लगे हैं। लेकिन हम लोग चर्चा सामान्यतः श्रम के बेरोजगार होने की करते हैं। तो बेरोजगारी अगर देश में नहीं है तो देश की हालत अच्छी है, उत्पादन ज़्यादा होगा, उपभोग ज़्यादा होगा, विकास होता रहेगा। और अगर बेरोजगारी है और बढ़ रही है तो संकट पैदा होगा। उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन आय अगर अमीरों को हो रही है, कुछ लोगों को हो रही है, तो ग्रोथ तो दिखाई पड़ सकती है, लेकिन असमानता दिखाई पड़ेगी, इनइक्वालिटी दिखाई पड़ेगी। और हम चाहते हैं कि देश का हर काम करने योग्य व्यक्ति काम पा सके, तो आय का वितरण समान होने लगेगा। समान न भी हो तो वो असमानता नहीं रह जाएगी जो बेरोजगारी की स्थिति में होती है। तो हम लोग आज के इस चैप्टर में बेरोजगारी के बारे में पढ़ेंगे कि बेरोजगारी क्या है, किसे कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट occurs when a person who is actively searching for employment is unable to find work। ध्यान देने की बात है, जो आदमी बहुत मेहनत से, जतन से, लगन से रोजगार खोज रहा है और रोजगार नहीं मिल रहा है, वो बेरोजगार कहा जाता है। जैसे कोई विद्यार्थी है, पढ़ रहा है, उससे पूछो कि बेरोजगार हो गए, हाँ साहब रोजगार नहीं, वो बेरोजगार नहीं में गिना ही नहीं जाएगा, वो तो स्टूडेंट है। घर में कोई औरत है, अपना काम करती है, घर में बूढ़े हैं, बच्चे हैं, अपना अपना काम करते हैं, पूछिए अगर आपकी क्या तुम रोजगार है तुम्हारे पास, तो कह देंगे हाँ साहब रोजगार नहीं है, बेरोजगार है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो जॉब को खोज नहीं रहे। तो बेरोजगारी का मतलब उसी से है, आदमी काम खोज रहा है और जो मजदूरी सबको मिलती है उसी पे खोज रहा है। ऐसा भी नहीं है कि हम चाहते हैं कि हम खोज तो रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं हम आईएएस बन जाएं। तो आईएएस बनना और तब आईएएस न बनने तक काम न मिलना, इसको हम लोग बेरोजगारी नहीं कहेंगे। आप एक खास चीज को खोज रहे हैं, एक पर्टिकुलर जॉब खोज रहे हैं, इसलिए उसको बेरोजगार नहीं माना जाएगा। बेरोजगार जो एप्लीकेशन रोज डाल रहा है कि भाई कोई काम हमको मिल जाए, किसी तरह का काम मिल जाए, जिस योग्य हम हैं वो काम हमको मिल जाए, जो वेतन है उस पर मिल जाए, और लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा। इसको दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं। आपके शहर में लेबर चौराहा होता है जहाँ सैकड़ों मजदूर काम की तलाश में रोज आते हैं, और उसमें से 100 आए, 80 को काम मिल गया, वो काम पे गए, लेकिन 20 लोगों को काम नहीं मिला। वो काम करने के लिए तैयार थे, काम करने के योग्य थे और उसी वेतन पर काम करना चाहते थे जिस पर सब मजदूर काम करते हैं, लेकिन आज उनको कोई ऐसा ग्राहक नहीं मिला जो उनको काम पर हायर कर ले। तो ये जो 20% लोग, 100 लोग थे,
उसमें से 20 को काम नहीं मिला, तो हम कह देंगे 20% लोग बेरोजगार हैं। द मोस्ट फ्रीक्वेंट मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर, which is the number of unemployed people divided by the number of people in the labor force। जैसे लेबर चौराहे पे हमने आपको बताया कि 100 आदमी जमा हुए थे, तो इन 100 आदमी को हम कहेंगे लेबर फोर्स है। देश के लिए भी कह सकते हैं, देश में जितने आदमी रोजगार करना चाह रहे हैं, रोजगार में हैं, इन सबको मिला करके हम क्या कहते हैं? लेबर फोर्स। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर पता लगाना हो, ज़्यादातर यही होता है कि देश में बेरोजगारी दर क्या है। तो बेरोजगारी दर दो चीज़ों की तुलना है, कितने लोग काम करना चाहते हैं और उसमें से कितने को काम मिला। लेबर चौराहा की अर्थव्यवस्था मान लीजिए, एक अर्थव्यवस्था है जो लेबर चौराहा पर है। 100 आदमी रोज आते हैं और 100 में से 80 आदमी को लोग काम पे ले जाते हैं, 20 लोग छूट जाते हैं। तो 20/100 यानी 20%। तो उस लेबर चौराहे पर बेरोजगारी दर क्या है? 20%। ऐसे पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए गणना की जा सकती है। इसमें लेबर फोर्स को डिफाइन किया है। लेबर फोर्स पर्सन हु आर आइदर वर्किंग और एम्प्लॉयड। लेबर फोर्स हिंदी में कहते हैं श्रम शक्ति, किसी देश की श्रम शक्ति। श्रम शक्ति का मतलब जो लोग काम कर रहे हैं और जो काम चाहते हैं, दोनों को मिला दीजिए। लेबर फोर्स पर्सन हु आर आइदर वर्किंग और सीकिंग और अवेलेबल फॉर ड्यूरिंग द रेफरेंस पीरियड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द लेबर फोर्स। इसमें ध्यान देने की बात है, जो काम कर रहे हैं या काम खोज रहे हैं या काम के लिए उपलब्ध हैं, बाजार में खड़े हैं, साहब हमको काम पे ले चलिए, हम काम खोज रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ही हम इसमें जोड़ते हैं। तो लेबर फोर्स वो संख्या है जिसमें काम करने वाले शामिल हैं और जो काम खोज रहे हैं। इनमें से जिनको काम नहीं मिल पाएगा उनको हम कहेंगे कि ये अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं। हमारे देश में बेरोजगारी को नापने का काम NSSO करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और ये सर्वे करता है, पूरे देश में सर्वे करता है और लोगों से मिलता है और उनकी रोजगार की स्थिति को जानता है। तो कई तरह के रोजगार होते हैं, किसी को साल भर रोजगार मिलता है, किसी को सीजनल मिलता है, किसी को 1-2 महीना मिला, किसी को 2-4 दिन मिला, 365 दिन किसी को मिला, किसी को 3 दिन मिला। इसलिए उसने बेरोजगारी को की सही तस्वीर सामने लाने के लिए 2-3 क्लासिफिकेशन किया है, 2-3 माप बनाए हैं। और हिंदुस्तान के संदर्भ में जब वास्तविक जिक्र होता है तो इन्हीं मापों से होता है। और ये 3 माप हैं। ये 3 माप हैं: यूजुअल स्टेटस अप्रोच, वीकली स्टेटस अप्रोच एंड डेली स्टेटस अप्रोच। Usual status approach records only those persons as unemployed who had no gainful work for a major time during the 365 days preceding the date of survey and are seeking or are available for work. Usual status 365 दिन के लिए नापता है। किसी आदमी से मिला और पूछा कि भाई पिछले साल, आज मिला, पूछा पिछले साल आपके पास कोई काम था? तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हमारे पास कोई काम नहीं था, तो बेरोजगार।
और कहा हाँ हाँ पिछले साल हम काम कर रहे थे, तो बारोजगार। तो एक साल के लिए वो यूजुअल स्टेटस को बताता है। और दूसरा वीकली स्टेटस, द वीकली स्टेटस अप्रोच रिकॉर्ड्स ओनली दोज पर्सन्स एज अनएम्प्लॉयड हु हैड नो गेनफुल वर्क फॉर ए मेजर टाइम ड्यूरिंग 7 days प्रिसीडिंग द डेट ऑफ सर्वे। और ये भी पूछता है कि भाई ठीक है, साल भर आपके पास जो स्थिति थी, पिछले हफ्ते काम था कि नहीं था? तो किसी कहा नहीं साहब पिछले हफ्ते तो काम था। तो कहा आप एम्प्लॉयड हैं? उन्होंने कहा नहीं साहब पिछले हफ्ते बेकार ही रहे, तो अनएम्प्लॉयड है। तो दूसरा है एक हफ्ते के आधार पर एम्प्लॉयड, और सबकी संख्या बढ़ती चली जाएगी, घटती चली जाएगी, परिवर्तन होता जाएगा। क्योंकि कोई आदमी कह सकता है कि नहीं साल भर हमारे पास काम नहीं था लेकिन पिछले हफ्ते था। और तीसरा वो ये कह सकता है डेली स्टेटस अप्रोच। द डेली स्टेटस अप्रोच करंट एक्टिविटी स्टेटस of the person with regard to whether employed or unemployed or outside labor force is recorded for each day in the reference week. रेफरेंस वीक माने पिछले हफ्ता। पिछले हफ्ते में आपके पास अगर काम था या नहीं था, लेकिन अगर काम था तो क्या 7 दिन था? और 7 दिन क्या 8 घंटे का काम था? तो कोई कह सकता है कि नहीं साहब 7 दिन तो नहीं था, 3 दिन था। और कोई कह सकता है कि नहीं साहब 7 दिन नहीं था, 2 दिन था। और कोई कह सकता है हमारे पास कुल साहब कल या आज हमको खाली 8 घंटे का काम मिला। और इसको घंटे से भी नापा जाता है कि बहुत से लोग होते हैं जो काम करते हैं, उनको हाफ डे का वर्क मिलता है, चलो आधा दिन काम कर लो, तो उसको भी ये नापता है। तो ये जो तीनों परिस्थितियां हैं, इनके आधार से एनएसएसओ आंकड़े जारी करता है। और जैसी ज़रूरत हो व्याख्या करने की, जैसी ज़रूरत हो पॉलिसी में, उस तरह से हम इन आंकड़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये एक अलग सी बात है, इसको जानना चाहिए। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, आप जब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जाएंगे तो अक्सर जब थियरी पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर बहुत काम हुआ है, रिसर्च आगे हुआ है। द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज अ टर्म एसोसिएटेड विथ न्यू क्लासिकल एंड मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट स्टिल एग्जिस्ट्स when the labor market is in equilibrium। इक्विलिब्रियम का मतलब डिमांड और सप्लाई बराबर हो। एंड इंक्लूड्स सीजनल, फ्रिक्शनल एंड वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। द यूएस इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन first used the concept to help explain the connection between unemployment and inflation. Friedman argued that if unemployment fell below the natural rate, there would be an increase in the rate of inflation। ये थियरी की बात है, इस मिल्टन फ्रीडमैन ने इसकी बात की और बहुत से अर्थशास्त्रियों ने इसकी बात की, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मानना यह कि अर्थव्यवस्था में कुछ लोग हमेशा बेरोजगार रहते ही हैं, ऐसा कोई दिन नहीं होगा जबकि सब लोग रोजगार में हों। अर्थव्यवस्था में श्रम की मांग और पूर्ति बराबर है, अर्थव्यवस्था इक्विलिब्रियम में है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बेरोजगार हैं। तो इसको नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये थियरी का एक विषय है, केवल जानकारी के लिए आपको बता दे रहे हैं। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, voluntary and involuntary unemployment. The two broadest categories of unemployment are voluntary and involuntary unemployment. When employment is voluntary, it means that a person has left his job
willingly in search of other employment. And when it is involuntary, it means that a person had been fired or laid off and must now look for another job. इसका अर्थ इतना ही नहीं है, इसका अर्थ थोड़ा बड़ा है, लेकिन समझने के लिए ऐच्छिक हमारी इच्छा है। बहुत से लोग हैं काम करना नहीं चाहते, ठीक है, और बहुत से लोग हैं काम करना चाहते लेकिन उनको काम नहीं है। जो काम करना चाहते हैं, आज हम चाहते थे कि हमको आज काम मिल जाए, मजदूरी मिल जाए, लेकिन हम बाजार गए और हमको काम नहीं मिला, तो हम बाजार में यानी लेबर चौराहे पर हम गए, हमको काम करना चाहते थे लेकिन काम नहीं मिला, तो हमारा जो है क्या है, हमारी इच्छा नहीं थी, हम स्वेच्छा, हम अनिच्छा से बेरोजगार हो गए। लेकिन कभी कभी स्वेच्छा से हम काम करना ही नहीं चाहते। कोई आदमी आया, कहा कि साहब हम तुमको इतना पैसा देंगे, तो हमने कहा कि नहीं, जाने दो, इतने पैसे पे काम नहीं करेंगे हम। तो जब हम काम नहीं करना चाहते या कुछ अपनी शर्तें लगा लेते हैं कि ऐसी शर्त पे हम काम करेंगे और हमको काम नहीं मिलता, तो हम स्वेच्छा से बेरोजगार बने हुए हैं। लेकिन अगर हम सब शर्तें स्वीकार करने को तैयार हैं फिर भी काम नहीं मिलता, तो हम अनिच्छा से बेरोजगार हैं। तो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होता है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट occurs as a result of people voluntarily changing job within an economy. After a person leaves a company, it naturally takes time to find out another job. Similarly, graduates just entering the workforce add to frictional unemployment. अब इसमें यहाँ पर एक चीज़ समझने की बात है, फ्रिक्शन, घर्षण। हम जिस काम में थे, जो काम हम कर रहे थे, जिस कंपनी में काम कर रहे थे, उसको हम स्वेच्छा से छोड़ दे रहे हैं और किसी दूसरी कंपनी में काम करना चाह रहे हैं, तो हमने छोड़ दिया। दूसरी कंपनी में काम मिलने में तो समय लगेगा। हम जिस काम में थे, मान लीजिए हम व्यापार कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, और हम खाद्यान्न का बिजनेस कर रहे थे, लेकिन हमारा मन नहीं किया खाद्यान्न का बिजनेस करने का, और हम चाहते हैं कि हम कपड़े का बिजनेस करें, तो बीच में हम अनएम्प्लॉयड रहेंगे। तो ये जो एक जॉब से या एक तरह के काम से हम दूसरे काम में शिफ्ट कर रहे हैं, या एक कंपनी से दूसरे कंपनी में शिफ्ट कर रहे हैं, और हमने स्वेच्छा से इसको किया है, तो इसको हम कह सकते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। आफ्टर ए पर्सन लीव्स ए कंपनी इट नेचुरली टेक्स टाइम, ठीक है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी। Cyclical unemployment is the variation in the number of unemployed workers over the course of economic upturns and downturns. Unemployment rises during recessionary period and declines period of economic growth. आप बिजनेस साइकिल जानते होंगे, व्यापार चक्र। अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र चलते ही रहते हैं, बहुत से उसके सिद्धांत हैं, बहुत सी थियरीज हैं। एक बार अर्थव्यवस्था ऊपर की ओर जाएगी, सब कुछ बढ़ता चला जाएगा, प्रॉस्पेरिटी होती जाएगी, और जब हम पीक पर पहुंचेंगे तो हम फिर नीचे की ओर आने लगेंगे, रिसेशन होने लगेगा, डिप्रेशन होने लगेगा, एकदम नीचे आ जाएगी अर्थव्यवस्था। जब अर्थव्यवस्था नीचे आने लगती है तो देश में आमदनी, उत्पादन, रोजगार, बचत, विनियोग, ये सब कम होता चला जाता है। और ये जो परिस्थिति है, रिसेशन की परिस्थिति है, मंदी का दौर है, उसमें बहुत सारे लोगों को काम से हटना पड़ता है और बेरोजगारी बढ़ती है। इस तरह के जो परिवर्तन
बिजनेस साइकिल के कारण होते हैं। अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बिजनेस साइकिल के कारण अप डाउन करती है, उसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। Structural unemployment comes about through technological change in the structure of the economy in which labor market operates. Technological changes lead to unemployment among workers displaced from jobs that are no longer needed. When structural unemployment affects local area of an economy, it is called regional unemployment. Modern production process is essentially dynamic where innovations lead to the adoption of new technology that leads to unemployment. This is known as technological unemployment. किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की तकनीक बदलती रहती है, यानी लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव होती जा रही है, मैनुअल से मैकेनिकल हो रही थी और अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो गई। तो अगर कोई लेबर, कोई एम्प्लॉय नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाता या उस काम के लिए बिल्कुल से नई टेक्निक के लोग चाहिए, नई पढ़ाई किए हुए लोग चाहिए, नई स्किल के लोग चाहिए, नई टेक्नोलॉजी जानने वाले लोग चाहिए, तो उन्हीं को काम मिलेगा। और अब पुराने लोग उस पर काम नहीं कर पाएंगे। जैसे जब भारत में कंप्यूटराइजेशन शुरू हुआ तो पुराने लोगों को कहा गया आप वीआरएस लेके घर बैठ जाओ, क्योंकि आप अब 60 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में कंप्यूटर का काम करना नहीं सीख सकते और सारा का सारा सिस्टम अब कंप्यूटराइज होने जा रहा है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी जब चेंज होती है, जो कि अर्थव्यवस्था को कभी बड़े पैमाने पर परिवर्तित करती है, तो बेरोजगारी फैलती है। और इस तरह से फैली हुई बेरोजगारी को हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं या टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इंस्टीट्यूशनल अनएम्प्लॉयमेंट, संस्थात्मक बेरोजगारी। इंस्टीट्यूशन क्या है, संस्था क्या है? संस्था एक तो आप देखते हैं जैसे कि कोई संस्थान है, इंस्टीट्यूट है जिसको कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और संस्था का यह भी अर्थ होता है जो परंपराएं चली आ रही हैं, जैसे बाजार की परंपराएं है, शादी ब्याह की परंपरा है, काम करने की नियम और शर्तें हैं। जैसे भारत में 8 घंटे काम होता है, ये बदल करके अब 10 घंटे हो गया, कहीं कहीं ये 12 घंटे हो गया। तो ये जो इंस्टीट्यूशन बने, परंपराएं चली आ रही, काम करने की व्यवस्था चली आ रही है, इसके कारण भी कभी कभी इसमें परिवर्तन से या इसके आउटडेटेड हो जाने से बेरोजगारी फैलती है। इंस्टीट्यूशनल एम्प्लॉयमेंट इज अनएम्प्लॉयमेंट दैट रिजल्ट फ्रॉम लॉन्ग टर्म और परमानेंट इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स एंड इंसेंटिव्स इन द इकोनॉमी। गवर्नमेंट पॉलिसीज सच एज हाई मिनिमम wage floors, generous social benefit programs, and restrictive occupational licensing laws, labor market phenomena such as efficiency wage and discriminatory hiring, and labor market institutions such as high rates of unionization can all contribute to institutional unemployment। कहने का मतलब ये है कि जैसे यूनियन है, यूनियनबाजी अगर अर्थव्यवस्था में बढ़ रही है तो व्यापारी यूनियन से डरते हैं और अब वो अपने उत्पादन की टेक्नोलॉजी बदल देंगे, वो ऐसे साधन रखेंगे जो यूनियन में नहीं शामिल हो, यानी मशीनें। तो उससे बेरोजगारी फैल सकती है। सरकार ने मिनिमम वेज बढ़ा दिए। मिनिमम वेज सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी होती है, जो कि किसी को देना ही पड़ता है, नहीं तो अपराध माना जाता है।
सरकार ने बढ़ा दिया, उस लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी नहीं, लेकिन सरकार ने मिनिमम वेज बढ़ा दिया। अब क्या होगा? अगर व्यापारी या उत्पादक उसको अपने पास रखेगा तो वो अपनी जेब से भरेगा। इसलिए ऐसी परिस्थिति में जब मिनिमम वेज को बढ़ा दिया जाता है तो जो लोग काम कर रहे थे उनमें से कुछ काम से लोगों को निकाल दिया जाता है, बेरोजगारी फैल जाती है। सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम अगर बढ़ा दिया जाए, कहा जाए मातृत्व लाभ दो, छुट्टी दो, कंपनसेशन दो, क्षतिपूर्ति दो, पेंशन दो, पीएफ दो, अगर इस तरह के दबाव बढ़ाते चले गए तो लोग आदमी को कम काम पे लगाएंगे और मशीनों को और रोबोट को ज़्यादा काम पे लगाएंगे। तो इस तरह से जो सिस्टम चल रहा है अर्थव्यवस्था में, उसके कारण भी बेरोजगारी होती है और उसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी। Seasonal unemployment exists because certain industries only produce or distribute their products in certain times of the year. Industries where seasonal unemployment is common includes farming, tourism and construction. बहुत से काम और व्यापार मौसमी होते हैं, जैसे ऊनी कपड़े का व्यापार मौसम में होगा, बाकी समय में नहीं होगा, जब ठंड पड़ेगी तो होगा। तो बहुत से लोगों को उस समय दुकान में काम पर लगाया जाएगा। बहुत सारे बाजार लगते हैं, आप जानते ही हैं कि यहाँ तिब्बत बाजार लगता है जाड़े में ऊनी कपड़े का, और जब जाड़ा ख़त्म होता है तो सब चले जाते हैं। तो इस तरह के बहुत से काम हैं। शुगर इंडस्ट्री है, जब गन्ने का उत्पादन होता है गुड़ बनता रहता है, बहुत से लोगों को काम मिलता है गुड़ और चीनी में, जब ख़त्म हो जाता है तो नहीं मिलता। तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। एक सीज़न में आपके पास एम्प्लॉयमेंट होगा, दूसरे सीज़न में आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट होगा। डिस्गाइज्ड और कंसील्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी। लोग रोजगार में तो रहते हैं लेकिन उत्पादन नहीं हो रहा है, इसको कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या छिपी हुई बेरोजगारी। ये छिपा हुआ रोजगार भी कह सकते हैं और धोखे में रखा गया रोजगार कह सकते हैं या बेरोजगारी कह सकते हैं। डिस्गाइज्ड और कंसील्ड अनएम्प्लॉयमेंट or underemployment is a notable feature of underdeveloped countries. Such employment is found among small farmers, his marginal productivity is nil or negligible, and by withdrawing such labor, farm output can be increased. The laborers are employed physically but not economically. Disguised एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट, कंसील्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो भी कह लो। मान लो एक खेत है और खेत में 4 आदमी काम करते हैं तो 50 क्विंटल अनाज पैदा होता है। अब उनके घर में कोई आदमी शहर से खाली हुआ, कोरोना में वापस आ गया, वो भी खेत में काम करने लगा, 2 आदमी और आ गए, लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ा। इन 2 और आदमियों के काम करने से उत्पादन नहीं बढ़ा, उतना का उतना ही रहा, 50 क्विंटल ही रहा। तो अब ये 2 आदमी काम तो करते हैं, खेत में दिखाई तो पड़ते हैं, लगता भी है कि ये काम कर रहे हैं। इनसे पूछो भी कि काम करते हो तो कहेंगे हाँ भाई काम तो करते हैं, रोजगार है, अपना खेत है, उसमें खेती करते हैं, किसान है। लेकिन वास्तविकता है कि ये 2 आदमी जो बढ़े, इनके कारण उत्पादन कुछ नहीं बढ़ा और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस 2 लेबर इज 0। तो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट की परिभाषा यही है कि जब सीमांत उत्पादकता शून्य हो तो उसको हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और भारत में ऐसा कृषि के क्षेत्र में बहुत पाया जाता है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी एक
क्लासिफिकेशन है, ये भी एक तरीका है व्याख्या का। देश में दो तरह के लोग हैं, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। देश में अनएजुकेटेड लोगों को आसानी से काम मिल जाता है क्योंकि उनको काम चाहिए मजदूर का। लेकिन जिन्होंने हायर एजुकेशन प्राप्त कर ली, जिन्होंने सुपर स्पेशलिटी प्राप्त कर ली, उनको काम पे लगाने के लिए संसाधन बहुत चाहिए। एक इंजीनियर को काम पे लगाना हो तो एक कारखाना चाहिए, एक डॉक्टर को काम पे लगाना हो तो एक अस्पताल चाहिए, लेकिन एक मजदूर को काम पे लगाना हो तो एक फावड़ा चाहिए। तो जैसे जैसे हम हायर एजुकेशन की ओर बढ़ते जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट उस आदमी का बहुत महंगा होता चला जाता है, और गरीब देश में, कम विकसित देश में ये संभावना कम होती है कि हाईली एजुकेटेड लोगों को उनकी एजुकेशन के हिसाब से काम दे दिया जाए। इसीलिए हिंदुस्तान में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बड़ी संख्या में जो क्वालिफाइड हैं, योग्य हैं, काम नहीं पाते। एक शब्द आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अगर किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के हिसाब से काम न मिले तो अंडर एम्प्लॉयमेंट है। जैसे एक मजदूर है, 8 घंटे काम कर सकता है, लेकिन उसको 2 घंटे का काम मिला, अंडर एम्प्लॉयमेंट है। एक बीटेक किया हुआ लड़का है, वो इंजीनियर का काम कर सकता है, उसकी स्किल उसके पास है, प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा कर सकता है, लेकिन उसको चपरासी का काम मिल जाता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब हुआ कि लोग एम्प्लॉयड तो हैं, लेकिन उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो उनकी क्षमता है, जो उनकी इफ़िशेंसी है, उसका हम पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। कंक्लूजन, हम लोगों ने क्या पढ़ा, जरा एक बार इसको दोहरा लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि बेरोजगारी किसे कहते हैं। बेरोजगारी इसे कहते हैं कि जब कोई आदमी काम करना चाहता है, काम करने के लिए बाजार में खड़ा हुआ है, काम खोज रहा है, लेकिन उसको उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार काम नहीं मिल पा रहा है, उसको हम कहते हैं कि ये आदमी बेरोजगार है। बेरोजगारी को नापने के लिए बेरोजगारी दर का इस्तेमाल करते हैं। बेरोजगारी दर का मतलब है जितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं और जितनी देश की वर्क फोर्स है। वर्क फोर्स में 2 चीज़ें शामिल हैं, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों। तो टोटल में से जितने लोगों को रोजगार नहीं मिला, मान लीजिए 100 लोगों में से 20 को नहीं मिला, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% हो जाएगा। और फिर हम लोगों ने चर्चा की कि बेरोजगारी कितने प्रकार की है। तो आपने देखा कि इसके कई प्रकार हैं, और इस तरह से आज का लेक्चर समाप्त होता है। आप लोगों ने हमारी बात को ध्यान से सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।